हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विजन आईएएस इंडियन पॉलिटी की मेंस 365 मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा मंथली वाइज टारगेट को फोकस किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत जनवरी महीने का जो मंथली वाइज टारगेट था वह मेंस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर करना था। तो उसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी में हमने एक कंटेंट के रूप में बताया था कि विजन आईएएस मेंस 365 इंडियन पॉलिटी को आप लोग कंप्लीट कर लें और उसी बुक का आज मैं समरी नोट्स शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि इंडियन पॉलिटी का मेंस 365 देखेंगे विजन आईएएस का, तो एक काफी ज्यादा उसमें टॉपिक दिए हुए हैं। उनमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो बीपीएससी के लिए अप्रासंगिक हैं, लेकिन कई ऐसे टॉपिक हैं जो बीपीएससी के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं शॉर्ट नोट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग इसे जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। देखिए, पहला टॉपिक जो है वह है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न 69th बीपीएससी मेंस में भी बीपीएससी के द्वारा शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा चुका है कि संविधान की मूलभूत ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसे आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो पहला टॉपिक है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है क्या। तो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का मतलब होता है संविधान के वैसे महत्वपूर्ण आदर्श जो संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं, जिस पर संविधान की नींव टिकी हुई है, वह संविधान की मूलभूत ढांचा के नाम से जाना जाता है। जैसे मौलिक अधिकार संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, डीपीएसपी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था भी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये सारे जो विशेषता है वे संविधान की मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आएगा। यानी कि संविधान के वैसे मूलभूत विशेषता जिस पर संविधान की नींव टिकी हुई है, वे संविधान के आदर्श माने जाते हैं, वे सभी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूलभूत ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वह देखिए, यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वह केशवानंद भारती मामले में दिया गया था और इसके जो है 50 वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। तो इसीलिए 69th बीपीएससी मेंस में प्रश्न भी पूछा गया और आगामी लॉन्ग प्रश्न के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, सबसे पहले केशवानंद भारती वाद 1973 के माध्यम से यह सामने आया था और इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूलभूत ढांचे का सिद्धांत की नींव रखी गई थी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना केशवानंद भारती मामले से संबंधित है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में गठित सबसे बड़ी पीठ थी केशवानंद भारती मामला। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 13 न्यायाधीश थे, 7 और 6 के रेशियो से यह डिसीजन आया था मूलभूत ढांचे का। ठीक है, तो केशवानंद भारती बाद में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत उभर कर सामने आया। अब प्रश्न है कि आखिर यह मामला क्या था जिसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत हमारे सामने उभर कर आया है। तो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के अंतर्गत केरल सरकार के द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था, जो कि संविधान की जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25, 26 और 31 उसका अतिक्रमण कर रहा था। ठीक है, इसीलिए केरल भूमि सुधार अधिनियम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज के पश्चात जो अपना डिसीजन दिया उसमें कहा कि सरकार जो है वह मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में सरकार संशोधन नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचा जो भी है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है और इसीलिए केशवानंद भारती मामले का जो निष्कर्ष है उसमें निकलकर सामने आता है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्पष्ट रूप से कहा था, 7-6 के मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूलभूत ढांचे में संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को समझा, उससे संबंधित वाद को हमने देखा। कुछ और महत्वपूर्ण वाद है जिसके तहत मूलभूत ढांचे को समय समय पर शामिल किया गया है, उसे हम लोग देखेंगे। मूलभूत ढांचे सिद्धांत का क्या महत्व है उसे समझते हैं। तो सबसे पहला महत्व है कि संसद की शक्ति पर नियंत्रण। पहले क्या था,
आर्टिकल 368 में देखेंगे तो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत। लेकिन मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति पर नियंत्रण लगा दिया और कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि संसद पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि आपकी संशोधन की जो शक्ति है वह असीमित नहीं है। ठीक है, पहला महत्व इसका यह है। दूसरा, संविधान की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से अपने संविधान की भी रक्षा करने में सफल है। क्यों? क्योंकि संसद अपनी मनमाने तरीके से संशोधन नहीं कर पाएगी और संसद जो संविधान की मूलभूत विशेषता है उस पर प्रहार नहीं कर पाएगी, तो इससे हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा हो पाएगी। अगला महत्व है यह सुनिश्चित करना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। स्वाभाविक है कि संसद द्वारा समय परिस्थिति के अनुसार संशोधन तो किए जाते हैं, लेकिन जो चिरकालिक महत्व के जो विषय हैं वह उसमें अगर संशोधन नहीं कर पाएगी संसद, तो यह एक संविधान जीवंत दस्तावेज के रूप में स्थापित हो पाएगा। यह सुनिश्चित करना कि संघीय ढांचा कमजोर ना हो। सरकार अगर केंद्र में, अब समझिए कि क्लियर मेजोरिटी से कोई सरकार आती है तो मनमाने तरीके से वह उसमें संशोधन कर सकती है और राज्य की शक्तियों पर वह अंकुश लगा सकती है। लेकिन अब चूंकि मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के कारण संसद मनमाने तरीके से संशोधन नहीं कर पाएगी, यानी कि संघीय ढांचा कमजोर नहीं हो पाएगी और हमारा संघीय ढांचा मजबूत रहेगा। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित कुछ यहां पर महत्वपूर्ण इसके महत्व हैं। अगला है मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। अभी तक यह क्लियर पता नहीं चल पाया है कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जो डिसीजन दिए जा रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इसकी क्लियर परिभाषा सामने निकलकर नहीं आई है। अगला, संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति। आप सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका का क्या काम होता है? कानून का निर्माण करना। ठीक है, और लेकिन यहां पर कानून निर्माण करने पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अंकुश स्थापित कर दी, उस पर सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो स्वाभाविक है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच इससे टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। अगला चुनौती है आवश्यक संविधान संशोधन हेतु कठिनाइयां। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वह मूलभूत ढांचे के कारण मनमाने तरीके से संशोधन नहीं कर पाती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण चैलेंजेज है। ठीक है, तो हमने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के महत्व को देखा, चैलेंजेज को देखा, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, उससे वह कब निकलकर सामने आया था, इससे देखा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण वाद, इस पर हमने जो हमारा 17वीं बीपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग बैच है उसमें भी हमने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत पे एक लॉन्ग आंसर राइटिंग करवाया है। ठीक है, मूलभूत ढांचे से संबंधित अन्य वाद, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। देखिए, अगर इसका डिफिनीशन 1975 में आया था, केशवानंद का जो वाद है 1973 में और इंदिरा गांधी या 1975 में आया था। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संशोधन को अमान्य करार दिया। इसमें कहा गया, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइम मिनिस्टर एवं लोकसभा स्पीकर से जुड़े चुनावी विवाद जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है। यह 39वें संविधान संशोधन में कहा गया था। ठीक है, लेकिन 39वें संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया। यानी कि 39वें संविधान संशोधन जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को पहली बार लागू किया। कब? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में। अगला, मिनर्वा मिल वाद 1980। संसद आर्टिकल 368 के तहत मूल संरचना को क्षति नहीं पहुंचा सकती, मिनर्वा मिल वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया। अगला, वामन राव बनाम भारत संघ, बहुत महत्वपूर्ण है सारे निर्णय। 1981 में वामन राव बनाम भारत संघ, इसमें केशवानंद वाद का निर्णय पूर्व के संशोधनों पर लागू नहीं होगा। यानी कि केशवानंद का जो मामला का निर्णय है वह 1973 में आया था और 1973 के बाद ही यह सारे एप्लीकेबल होंगे, जो जजमेंट है केशवानंद का वो। ठीक है,
किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हूवाद 1992, इसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया। तो मूलभूत ढांचे में कौन कौन प्रावधान है अब धीरे धीरे यहां से निकलकर सामने आ रही है, जैसे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव मूलभूत ढांचे के अंतर्गत। अगला इंदिरा साहनी बना भारत से 1992, इसमें विधि का शासन मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया। तो एक यहां से निकलकर आया स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, यहां से विधि का शासन, ये सारे मूलभूत ढांचे में शामिल है। अगला एसर बोम्बई बना भारत संघ 1994, इसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, एकता अखंडता, न्यायिक समीक्षा, ये सारे को मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये सारे जो है जजमेंट वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर दिया गया और इन्हीं जजमेंट के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मूलभूत ढांचे की जो सीमा है उसमें वृद्धि होती चली गई और कई सारे नए नए प्रावधान जो है मूलभूत ढांचे के अंतर्गत समय अंतराल पर जोड़े गए। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे का जो टॉपिक है यहां पर समाप्त होता है। कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों का हमने देखा और 69th में इससे शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी केशवानंद भारती मामले के 50 साल पूरे हुए हैं, तो 70 के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। अगला है 9वीं अनुसूची, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की नई सीमा का निर्धारण किया गया है। और ये जो आरक्षण की नई सीमा है, जिसके जो आरक्षण की नई सीमा वृद्धि की गई है, इसको बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर दें ताकि यह जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के ऐसे कानूनों से की सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप यही सिंपल वे में समझिए, यानी कि कोई वैसे प्रावधान, जैसा आप देखेंगे कि तमिलनाडु में कुछ वर्ष पहले 69% आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कर दी गई। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कर दिया और उसी प्रकार की बिहार सरकार के द्वारा किया गया। और तमिलनाडु सरकार ने जो 69% आरक्षण की सीमा को रखा, उससे 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय शामिल होंगे उससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हालांकि आप आगे जाकर देखेंगे कि विभिन्न वाद के माध्यम से इसे भी खारिज कर दिया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 31B करके जोड़ा गया था। अब 31B में क्या है आप जानिए, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B, जिसके तहत 9वीं सूची में शामिल किसी भी विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे किसी भी अधिकार के साथ असंगत हैं। वर्तमान समय में इसमें कुल 284 अधिनियम शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग गौर से सुनिएगा। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उस समय अनुच्छेद 31 संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और उसी से 9वीं अनुसूची निकलकर सामने आती है। तो हमने इसे डिस्कस कर लिया, 9वीं अनुसूची क्या है और बिहार सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में आरक्षण की नई सीमा को शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, अब आइए 9वीं अनुसूची से जुड़ी हुई न्यायिक निर्णय। अभी हमने ऊपर बताया था कि 9वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती, प्रथम संविधान संशोधन में ऐसे कहा गया, लेकिन इससे जुड़ी कुछ न्यायिक निर्णय को हम लोग देखते हैं। वामन राव वाद 1981, 24 अप्रैल 1973 से पहले किए गए सारे संशोधन वैध हैं, यानी कि केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, उसके पहले जो भी संशोधन किए जा चुके हैं वे न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएगी। लेकिन अगला वाद देखिए, अय्यर कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करने वाले 9वीं अनुसूची को भी चुनौती दी जा सकती है। यानी कि वैसे प्रावधान अगर 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाते हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसे भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण वाद, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्यों ऐसा माना जाता था पहले कि 9वीं अनुसूची में जिसे शामिल कर दिया जाएगा उसे चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन 2007 में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसे भी चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है,
अब आइए इसकी आलोचना 9वीं अनुसूची की। पहला और महत्वपूर्ण आलोचना है कि यह मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में कोई विषय को शामिल कर लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। दूसरा, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का एक साधन है। आप सभी जानते हैं जैसे बिहार में आरक्षण के दायरा को लीजिए, सरकार के द्वारा क्यों आरक्षण की नई सीमा लागू की गई, भले ही जाति आधारित गणना कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। और अगर इसी प्रकार से सारे राज्य आरक्षण की सीमा के दायरा को बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड करने लगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का एक साधन के रूप में बनकर यह सिर्फ रह जाएगा। अगला, 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच में सुधार से देरी से बचाना था। इसकी अब प्रासंगिकता समाप्त हो गई। प्रथम संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं किससे संबंधित है, भू सुधार से, लेकिन अब इस प्रकार का कोई औचित्य नहीं रहा तो स्वाभाविक है समय के साथ इसकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से 9वीं अनुसूची की कुछ महत्वपूर्ण आलोचना यहां पर हमने डिस्कस किया। अब आइए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यादेश। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं, आप लोग काफी अच्छे तरीके से लेक्चर को सुनेंगे। अगला है अध्यादेश। सबसे पहले यहां हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अध्यादेश होता क्या है। तो जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अगर आप राष्ट्रपति के बारे में अध्यादेश देखेंगे तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और अध्यादेश का मतलब होता है अगर विधानसभा या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अति आवश्यक हो तो बिना संसद की स्वीकृति के, विधायिका की स्वीकृति के बिना अगर केंद्र और राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तो वे अध्यादेश कहलाएंगे। इसका संवैधानिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, अब आइए देखिए अध्यादेश जो जारी करने का प्रावधान है वह संविधान में नए तरीके से नहीं शामिल किया गया, बल्कि जब ब्रिटेन भारत जो था औपनिवेशिक स्थिति में विद्यमान था तो उस समय भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और 1935 में भी अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया था और बाद में संविधान लागू करने के पश्चात इसे ही 213 और 123 के तहत शामिल कर दिया गया। अध्यादेश की प्रभाव एवं शक्ति विधायिका के द्वारा पारित कानून के समान ही होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह सत्र नहीं चल रहा हो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है और वह भी उसी तरीके से लागू होता है जिस तरीके से विधायिका के द्वारा संसद या विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया कोई कानून लागू होता है। लेकिन अध्यादेश की जो प्रकृति है वह अस्थायी है, यानी कि अध्यादेश जो है वह अस्थायी रूप कानून का नहीं ले सकता है। उसे एक निश्चित समय के लिए जारी किया जा सकता है और उसे अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक की वैध होती है, यानी कि कुल मिलाकर मानिए 6 मंथ प्लस 6 सप्ताह, इससे ज़्यादा दिन तक अध्यादेश वैलिड नहीं रहती है। इतने दिनों के अंदर अध्यादेश को विधानसभा या फिर संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, यानी कि अध्यादेश की प्रकृति अस्थायी है। ठीक है, अब आइए अध्यादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है आईसी कूपर बनाम भारत संघ 1970। इसमें अगर अध्यादेश को विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया हो तो इसे चुनौती दी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना, उस पर बहस करना, और अगर बहस करने के बजाय सरकार जो है बार बार अध्यादेश जारी करेगी और सरकार का एजेंडा जो होगा गुप्त तरीके से विधेयक को पारित कराना होगा तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को चुनौती दिया जा सकता है या कोर्ट के द्वारा आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामले 1970 में परिभाषित किया गया। अगला डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश का उपयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में अध्यादेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो सीमा है वह एक असाधारण परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई है, न कि विधायिका के कानून बनाने के विकल्प के रूप में। तो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है और न्यायालयों के द्वारा समय समय पर इसके बारे में कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार 1994, इसमें कहा गया न्यायालय के द्वारा कि आर्टिकल 123 जिसके तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और आर्टिकल 213 जिसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, इन दोनों की शक्तियों का दुरुपयोग जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी कि मनमाने तरीके से अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो इसे न्यायिक समीक्षा के तहत इसे न्यायालय के द्वारा इसका पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे संविधान सम्मत लगा तब तो ठीक है, अन्यथा उसे रद्द किया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, और एक प्रकार से आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से किस प्रकार से संसद और संविधान पर एक नियंत्रण बना रखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सारे डिसीजन है। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें पॉलिटी में तो आप जानने का प्रयास करें उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय भी हैं क्या, और अगर निर्णय है तो उसे आपको जानना आवश्यक है। जैसे मैं सारे टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस कर रहा हूं, अभी हमने अध्यादेश का डिस्कस किया, ऊपर हमने 9वीं अनुसूची का डिस्कस किया, ऊपर हमने मूलभूत ढांचे का डिस्कस किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है सारे, इसे आप लोग कंप्लीट करें। अगला, अध्यादेश जारी करने संबंधी कुछ समस्या। अध्यादेश को जारी करने को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। पहला, शक्ति का दुरुपयोग। आप सभी जानते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना, और अगर विधायिका के द्वारा जो कानून बनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के द्वारा अगर बार बार अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वह शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा कि कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। अगला, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया विधायिका का क्या काम है, विधि निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम है, इसे लागू करना। तो कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है, लेकिन अध्यादेश जब लाई जाती है तो कार्यपालिका के द्वारा ही लाई जाती है। यानी कि विधायिका का काम है जब कानून बनाना, तो फिर कार्यपालिका उसका काम कैसे कर सकती है, और यही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। क्लियर? अगला, केंद्र राज्य टकराव का कारण। अब सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के बीच जो विवाद का सबसे बड़ा कारण है वह एक प्रकार का अध्यादेश भी है। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्यों पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को परेशान करने के लिए अध्यादेश जारी की जाती है, जो कि टकराव का कारण बनता है। अगला, विधायी जवाबदेही। ठीक है, चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायिका में आप देखेंगे कि कानून बनाने से पहले उस पर बहस की जाती है, लेकिन अध्यादेश में तो कोई बहस होती नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर निष्कर्ष भी लिखा है। निष्कर्ष लिखने का कारण था कि बहुत अच्छा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था तो हमने लिख दिया, ताकि आप लोग इसका जब आंसर लिखें, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे आप लोग इसका यूज कर सकें। निष्कर्ष, अध्यादेश जारी करने की शक्ति व्यवस्था को बनाए रखने और तात्कालिक चिंताओं को दूर करके सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक आवश्यकताओं के बारे में सावधानी पूर्वक सोच समझकर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर भी न्यायपालिका की शक्तियां सीमा न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित की गई है, और अभी हमने इसका वाद के रूप में देखा 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। ठीक है, तो अध्यादेश टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि अध्यादेश से संबंधित एक मोटा मोटी जो जानकारी होनी चाहिए थी वह आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे। कई सारे न्यायिक डिसीजन को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आइए टॉपिक आरक्षण टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आरक्षण, और आरक्षण टॉपिक इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि मूलभूत ढांचा 69 बीपीएससी में पूछा गया शॉर्ट नोट्स में। आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण भी शॉर्ट नोट्स में बीपीएससी के द्वारा 69 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे भी अच्छे से कंप्लीट करें और देखें। आरक्षण, आरक्षण क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो आरक्षण एक ऐसा उपकरण है जो वंचितों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि आरक्षण के जरिए वंचितों को समाज में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य किया गया है, और जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देकर एक समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है। अगर आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखा जाए तो कई सारे संवैधानिक अनुच्छेदों के अंतर्गत आरक्षण की चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से की गई है। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, पदों और सेवाओं में आरक्षण, यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात इसके तहत की गई है। आर्टिकल 46, राज्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगी, और इसके तहत भी अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्वेशन की चर्चा की गई है। अगला,
आर्टिकल 243 डी पंचायतों में आरक्षण की चर्चा है, आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण और आर्टिकल 332 राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। ये सारे जो प्रावधान हैं वह आरक्षण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो अगर कहीं प्रश्न आए इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत रिजर्वेशन टॉपिक, तो आप उसके संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा करें कि संविधान सभा में जब इस पर बहस की जा रही थी आरक्षण के तहत, तो कई सारे सदस्य इसका पक्ष में थे और कई सारे सदस्यों ने इसका विपक्ष में रखा राय, और पक्ष में इसके अपनी कई सारे सदस्य ने पक्ष में बोलते हुए कहा कि यह दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है और कुछ वर्षों के लिए उन्हें आरक्षण देकर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। और इसी के पश्चात जब संविधान निर्माण किया गया तो उस समय कई सारे अनुच्छेदों के माध्यम से इनके विकास के लिए कार्य करने की बात की गई है और जिसका चर्चा हमने संवैधानिक प्रावधान के रूप में किया है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे प्रॉपर वे में तो काफी बेहतरीन अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आइए आरक्षण से संबंधित कुछ गतिविधियां, जैसे मंडल कमीशन, मंडल आयोग। इसमें आप सभी जानते हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही थी और जिसके तहत ओबीसी आरक्षण की बात मंडल आयोग के द्वारा, और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ओबीसी आरक्षण लागू किया गया और इसके बाद इसमें एससी ने क्रीमी लेयर लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओबीसी आरक्षण की बात तो मंडल आयोग ने कहा, लेकिन इंदिरा साहनीवाद 1992 जो कि आरक्षण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत को लागू कर दिया और कहा कि एक निर्धारित कर दिया है आर्थिक सीमा की, इस सीमा के अंदर जिनकी आय होगी वार्षिक आय उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिल पाएगा और उसके बाहर जो होंगे, जैसे 8 लाख की सीमा है तो 8 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम होगी वार्षिक आय वे आरक्षण की दायरे के तहत नहीं आएंगे, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हुए भी। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो यह एससी के द्वारा लागू किया गया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। यह बेसिकली इंदिरा साहनीवाद 1992 में निकलकर सामने आया था। ठीक है, अब समझिए इंदिरा साहनीवाद है क्या। ठीक है, विभिन्न न्यायिक निर्णय के माध्यम से आरक्षण को सशक्त बनाया गया और इसे ट्रांसपेरेंसी प्रदान की गई। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है इंदिरा साहनीवाद 1992। ठीक है, जब मंडल आयोग के द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया तो इंदिरा साहनी ने अपने डिसीजन में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सीमा को बरकरार रखा और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की जो सीमा है वह 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती, यानी कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं कर सकते। अभी हमने 9वीं अनुसूची में डिस्कस किया ना कि तमिलनाडु के द्वारा 69% लाया गया है आरक्षण की सीमा, बिहार सरकार के द्वारा 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया है और इसीलिए डिमांड किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते और तमिलनाडु के द्वारा 69% किया गया है, इसीलिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बिहार सरकार के द्वारा 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि टोटल 75% आरक्षण हो गया, इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रीजन है, इंदिरा साहनी का कारण ये बनता है 9वीं अनुसूची में शामिल करने का। ठीक है, इंदिरा साहनी ने आरक्षण के समय निर्णय देते हुए यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि संसद के द्वारा विभिन्न संशोधन के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के लिए पदोन्नति में आरक्षण का डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो इंदिरा साहनीवाद 1992 हो गया। अब अगला ये नागराजवाद 2006। इसमें इसके पहले संसद के द्वारा शेड्यूल कास्ट के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर दिया गया था और इसमें नागराजवाद 2006 में शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिकता को सरकार कोर्ट के द्वारा बरकरार रखा गया, लेकिन कहा गया कि सिर्फ 3 आधार पर उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। उनके पिछड़ेपन को आधार बनाया जाएगा, उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जाएगा और प्रशासनिक दक्षता को आधार बनाया जाएगा और इन्हीं 3 के आधार पर उन्हें सुप्रीम एससी एवं एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला आइए जनहित अभियान वाद 2022। यह बेसिकली सरकार के द्वारा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था 2019 ईस्वी में, तो उसके बाद चैलेंज किया गया आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जनहित अभियान वाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन किया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वह मूलभूत ढांचे के विपरीत नहीं है। अच्छे से समझिएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है वह मूलभूत ढांचे के विपरीत नहीं आती है और ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिकली रूप से जो वीकर सेक्शन वर्ग हैं उनको एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। तो यह भी आरक्षण से एक संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को हमने यहाँ पर डिस्कस किया।
अब आइए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कि बीपीएससी के द्वारा 69th मेंस में पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, यह क्यों पूछा गया? इसे पूछे जाने का रीजन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया, तो इसी संदर्भ में करंट का टॉपिक था, तो यह पूछ लिया गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, हाँ, ईडब्ल्यूएस अगर आरक्षण देखा जाए तो सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया 2019 ईस्वी में। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अभी हमने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण 65% प्लस 10% है, तो ये 10% जो है, 10% का मतलब होता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग। ठीक है, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 में भारत सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। ठीक है, यह आरक्षण सिन्हो आयोग की सिफारिश पर दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह शायद ही आप लोग जानते होंगे कि किस कमेटी की सिफारिश पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। कौन सी कमेटी? सिन्हो आयोग। आप लोग इसके बारे में सर्च करके पढ़िए कि कौन इसके अध्यक्ष थे, कब इसका गठन हुआ, कब इसने रिपोर्ट सौंपा। ठीक है, जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और राज्य, इसमें कहा गया कि 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अगर राज्य सरकार को इच्छा है इसे लागू करे तो लागू कर सकती है, अगर राज्य सरकार नहीं चाहती तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू नहीं कर सकती, यानी कि राज्य सरकार को इसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाया गया। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। अब क्या है आर्टिकल 15 क्लॉज 6, उसे समझिए। इसके तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाती है, बेसिकली शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में है कि इसके तहत यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। और सेम यही बात यहाँ पे कर देना है आपको, सिर्फ शैक्षणिक के जगह यहाँ पर पदों के, नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण आपको ऐड कर देना है। यानी कि आर्टिकल 16(6) जो है वह पहले से उल्लिखित समुदाय या वर्गों के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाती है। यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो दो नए प्रावधान जोड़े गए, 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एवं ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। कोई भी व्यक्ति जो एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वह ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार है। ठीक है, बेसिकली इसके जरिए जनरल वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको उत्थान का प्रयास उनके लिए किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बरकरार है। आरक्षण से संबंधित एक और टॉपिक जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वह है निजी क्षेत्र में आरक्षण। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा कोर्ट के द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण को उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क आप लोग इतना स्पष्ट कर लें ताकि भविष्य में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। पक्ष में अगर तर्क देखा जाए तो राज्य के निवासियों को आजीविका का अधिकार है और स्वाभाविक है कि राज्य सरकार भी चाहेगी कि राज्य के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फुलफिल हो, उनकी ज़रूरतों को पूरी किया जा सके और इसके लिए वहाँ निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह पक्ष में तर्क है। दूसरा, रोजगार के संकुचित होते अवसरों से निपटना। सरकारी क्षेत्र में देखेंगे कि नौकरियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा निजीकरण पर फोकस किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम रही है तो सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र में आरक्षण दे और जिसके जरिए जो समाज में असमानता है उसे पाटने का प्रयास किया जाए। प्रवास जैसे मुद्दों का समाधान, अगर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है तो स्वाभाविक है कि जो वहां के लोकल नागरिक हैं उनको नौकरियां वहां पे मिल पाएगी और जिससे प्रवास जैसी जो समस्या है वह बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला, राज्य के जीडीपी में वृद्धि। स्वाभाविक है कि अगर राज्य के लोग राज्य में आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो उससे उनकी आय बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा और राज्य की जीडीपी में भी वृद्धि होगी।
अगला विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क है संविधान का उल्लंघन। आप सभी सोचकर देखिए कि अगर हर राज्य इस प्रकार से आरक्षण की सीमा को लागू करेगी तो क्या स्थिति होगी। और स्वाभाविक है कि यह संविधान का उल्लंघन भी है, क्योंकि संविधान में समान विकास की बात की गई है और अगर आरक्षण दी जाएगी तो इससे असमानता कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान हो पाएगी। इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि बिहार सरकार, बिहार में भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लंबे समय से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि बिहार सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या होगा अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण देती है, मान लेते हैं 75% बिहार के नागरिकों को आरक्षण देती है, तो बिहार के नागरिक जो है निजी क्षेत्र में नौकरी तो पा लेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग सभी बिहार में, मतलब एक ये इसे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंटेलेक्चुअलिटी की जब खोज की जाती है तो दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं और जो तेज तरार होते हैं उनको नौकरी मिल पाती है। और अगर आरक्षण मिल पाएगा तो जितने लोग हैं यहाँ पे, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी क्यों ना हो, उन्हीं में से किसी को चुनना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचेगा। अगला, भूमिपुत्र की मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एक बिहार का रहने वाले अपने राज्य के प्रति एक प्राउड फील करेंगे, हरियाणा वाले अलग करेंगे, ठीक है, यूपी वाले अलग करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये कई सारे यहाँ पर पॉइंट हमने बताया, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। अगली बीपीएससी में निजी क्षेत्र में आरक्षण पर पक्ष विपक्ष में तर्क आपसे पूछा जा सकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर पहले से रहना होगा। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र में आरक्षण टॉपिक समाप्त हुआ। अगला है पंथ निरपेक्षता। यह भी संक्षिप्त रूप में देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है पंथ निरपेक्षता टॉपिक। पंथ निरपेक्षता टॉपिक भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि एसर बोम्बई जो मामला है, एसर बोम्बई मामला 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंथ निरपेक्षता, संघवाद, समाजवाद आदि का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। यानी कि पंथ निरपेक्षता जो है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है, बोम्बई मामले 1994 में घोषित किया गया है। यह धर्म और राजनीति के बीच एक सैद्धांतिक दूरी का अनुसरण करती है। इसका तात्पर्य है कि राज्य स्पष्ट अलगाव की बजाय लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता हेतु धर्म की पंथ निरपेक्ष गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होगा। देखिए, भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यही है कि भारत में जो चर्चा की गई है वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। भारत में समान व्यवहार की बात की गई है, यानी कि राज्य यहाँ पर निष्पक्ष भूमिका निभाता है धर्म के मामले में। लेकिन पश्चिमी देशों में देखेंगे सभी धर्मों से अलगाव की स्थिति वहाँ पर है, यानी कि राज्य जो है वहाँ पे तटस्थ बिल्कुल रहेगा, यहाँ पर निष्पक्ष रहेगा। जितना हिंदू धर्म को वेटेज दिया जाएगा उतनी मुस्लिम, उतने सिख धर्म, उतने ही अन्य क्रिश्चियनिटी को भी फोकस किया जाएगा। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, सभी धर्मों से वहाँ पर तटस्थ की भूमिका निभाई जाती है। तो यही यहाँ पर और पश्चिमी देशों में अंतर आपको देखने को मिलेंगे। अगला, भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है वह राज्य अपने नागरिकों पर कोई धर्म आरोपित नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला, यह धार्मिक आधार पर नरसंहार को भी प्रतिबंधित करता है। पंथ निरपेक्षता का अगर आप महत्व देखेंगे तो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, और यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 के तहत भी इसका उल्लेख किया गया है। धर्मनिरपेक्षता के कारण समाज में आपसी सम्मान, सहिष्णुता और विश्वास को बढ़ावा मिलता है तथा बहुलवादी संस्कृति का भी संरक्षण हो पाता है। सभी धर्म के लोग यहाँ से पर मिलजुल कर रह पाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने होली दिवाली को जितना उल्लास के साथ मनाया जाता है उतना ही ईद बकरीद को भी उल्लास के साथ मनाया जाता है। सिख धर्म में देखेंगे कि प्रकाशोत्सव के अवसर पर भी सरकार के द्वारा उतना ही उस पर प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सभी धर्मों के लिए सरकार यहाँ पर एक निष्पक्ष भूमिका के रूप में कार्य करती है और उसकी विकास के लिए कार्य कर रही है। तो यह पंथ निरपेक्षता महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तमान संदर्भ के लिए, तो इसे आप लोग कंप्लीट रखेंगे अच्छे तरीके से। अगला है संघवाद टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संघवाद, ठीक है। संघवाद का आशय सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच शक्तियों के संवैधानिक पुनर्वितरण को से लेकर है। जैसे भारत में देखेंगे कि सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच शक्तियां विभाजित की गई है।
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। केंद्र सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को दिया गया है। तो यहाँ पर शक्तियां स्पष्ट विभाजित है केंद्र और राज्यों के बीच। तो संघवाद का मतलब होता है ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर दो या दो से अधिक स्तरों के बीच शक्तियों का संवैधानिक रूप से पुनर्वितरण हो, शक्तियां संवैधानिक रूप से वहां पर विभाजित हो। ठीक है। संघवाद की विशेषता, संघवाद की विशेषता है कि सेंटर स्टेट के बीच वहां पर समन्वय देखने को मिलती है, वित्तीय स्वायत्ता होती है, एकता व क्षेत्रीय विविधता को सामंजस्य प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में ही देख लीजिए, केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर नीति आयोग के माध्यम से, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से संघवाद की डेवलपमेंट की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं तो जनता के साथ कम्युनिकेशन को दिक्कत नहीं होती है। प्रत्येक राज्य का संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अस्तित्व होता है। प्रत्येक राज्य जो है वह अपनी डेवलपमेंट भी स्वतंत्र रूप से कर सकती है। यह संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। इस संघवाद के लिए, संघवाद को बेहतर प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसको उदाहरण के रूप में अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे, वही सहकारी संघवाद है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास में बाधक नहीं बनेगी और राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विकास को भी मतलब बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। तो यह है सहकारी संघवाद। राज्यों को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान किया जा रहा है। अभी पिछले साल का आप बजट देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को 50 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है, जो कि सहकारी संघवाद की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कोविड-19 में भी राज्यों की भूमिका आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्यों को कोविड-19 के समय कोविड टीके का आवंटन किया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर। हालांकि कुछ राज्यों के द्वारा आपत्ति भी समय समय पर जाहिर की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 में केंद्र सरकार राज्यों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, राज्य के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उन सबके साथ लगातार मीटिंग करके उसकी निगरानी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही थी, जो कि सहकारी संघवाद का एक बेहतर नमूना था। अगला नीति आयोग एवं जीएसटी काउंसिल। अभी हमने बताया कि नीति आयोग में मुख्य प्रत्येक राज्य का अपना प्रतिनिधित्व होता है और कोई भी डिसीजन जो है वह नीति आयोग में सहमति से ली जाती है। परिषद जो होती है, काउंसिल, उसकी सहमति से ली जाती है और उसी प्रकार की जीएसटी काउंसिल भी है। ठीक है। तो यह सहकारी संघवाद के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला, संघवाद को कमजोर करने वाले कुछ उदाहरण। स्वाभाविक है संघवाद को कमजोर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्षेत्रवाद, अलगाववाद, इससे संघवाद कमजोर होता है। राज्यपाल का पद, आप हमेशा जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद का कारण है राज्यपाल। आर्थिक और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में राज्यों की असंगति और एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड जैसे जो नाम है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं संघवाद से मेल नहीं खाते और संघवादी भावना के विपरीत नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कुछ आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। जैसे नीति आयोग, अभी हमने बताया, अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 के अंतर्गत उसका प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिषद की समय समय पर यहाँ पर बैठक हो रही है और हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में भी आयोजित की गई है, पटना में। चीफ गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। ठीक है। तो ये सभी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल नियुक्ति के समय भी, तो हालांकि ये विवादित है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो मामला है वह केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा विपक्षी राज्य दलों में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए सरकार के द्वारा राज्यपाल को घोषित किया जा रहा है, तो एक चुनौती है। राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य धन अंतरण, ये सारे जो प्रावधान है वह संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 7वीं अनुसूची के तहत है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विषयों को यहाँ पर विभाजित किया गया है और केंद्र राज्य जो है वह अलग अलग विषयों पर अपने अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कुछ विपरीत परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है। तो ये सारे प्रावधान हैं जो संघवाद की दिशा में संविधान में निहित है। अगला आइए 7वीं सहकारी संघवाद। अभी हमने बताया संघवाद, तो उसमें एक चर्चा आया था सहकारी संघवाद की डेवलपमेंट से संबंधित। तो सहकारी संघवाद का मतलब होता है जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। सहकारी संघवाद हेतु संवैधानिक प्रावधान अगर देखा जाए तो 7वीं अनुसूची आर्टिकल 312, एकीकृत न्यायपालिका, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, ये सारे जो है सहकारी संघवाद के संबंधित संवैधानिक प्रावधान। हालांकि नीति आयोग की चर्चा संविधान में कहीं पर नहीं की गई है, लेकिन नीति आयोग भी जो है सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है।
अगला, सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सहकारी संघवाद क्यों अनिवार्य है। पहला, संसाधनों के उचित और समान बंटवारे के लिए, केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक संबंधी अंतराल को समाप्त करने के लिए सहकारी संघवाद आवश्यक है। और जब तक सहकारी संघवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी तब तक जो है वास्तव में विकास का स्वरूप निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है। अगला, भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष कुछ चुनौतियां का देखते हैं। कुछ चुनौतियों को देखते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। अगर सत्ता एक सीमा से अधिक केंद्रीकृत हो जाएगी और सारे डिसीजन केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाएंगे तो सहकारी संघवाद का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक मतभेद सबसे बड़ी चुनौती है। अंतर्राज्यीय विवाद विभिन्न राज्यों के बीच, जैसे आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के बीच यमुना सतलज लिंक को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे कई सारे अंतर्राज्यीय विवाद की स्थिति आप लोग देखेंगे कि जो उभर कर सामने समय समय पर आते रहती है और वह सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए उसे सुलझाना। अगला, विविधता। आप सभी जानते हैं कि हर राज्यों के बीच अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यों के मामले में केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप, आप इसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी जो नेताओं हैं उनको परेशान किया जा रहा है और राज्यों के मामले में इंटरफेयर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की दिशा में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला, सहकारी संघवाद के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों का हिस्सा जो था वह केंद्र के टैक्स में उससे 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दूसरा, राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जा रही है। तीसरा, जीएसटी काउंसिल ऊपर हमने चर्चा कर दिया। चौथा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है सहकारी संघवाद की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे सेंटर स्टेट हालिया विवाद के कुछ मुद्दे। सेंटर स्टेट हालिया विवाद के कुछ मुद्दे में उभरकर जो सामने आती है जीएसटी को लेकर। जब जीएसटी का क्रियान्वयन किया जा रहा था तो केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि वह राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि आवंटित करेंगी, लेकिन अभी भी यह राशि आवंटित नहीं की गई है, जो कि विवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। अगला, सीबीआई, ईडी, एनसीबी आदि के जरिए राज्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। आप देखेंगे कि कई सारे स्कीम को राज्यों में इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा प्रॉपर वे में हिस्सेदारी प्रदान नहीं की जा रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं नवीनतम है, इसे आपको जरूर आंसर में शामिल करना होगा। ठीक है। अब आइए, राज्यपाल राज्य विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र राज्य विवाद के अंतर्गत राज्यपाल और स्टेट क्या इसको लेकर डिस्प्यूट सामने आती है गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है। तो संघर्ष का जो कारण है उनमें सबसे बड़ा संघर्ष का कारण में आता है नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया में ही खामियां हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी इसको लेकर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है और उसका किस प्रकार से हटाया जाएगा उसको लेकर स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह अमूमन राजनीतिक नियुक्ति के रूप में की जाती है और सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अमूमन उन्हीं लोगों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो उनके दल के प्रति निष्ठा रखते हैं और विचारधारा से सहमत हों। वहीं हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह एक यहाँ पर राय दी गई है। ठीक है। अगला, कार्यकाल की सुरक्षा नहीं। अभी हमने बताया कि आप समय समय पर देखते होंगे कि एक राज्यपाल को कभी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है या केंद्र में सत्ता बदलते ही उसको हटा दिया जाता है, राज्यपाल को उनको हटा दिया जाता है। तो ये सारे जो है उनके कार्य की सुरक्षा नहीं मिल पाते। कार्यकाल की एक बहुत बड़ा संघर्ष का रीजन है। अगला, राज्य विधेयक को स्वीकृति देने के संबंध में कोई समय सीमा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई थी कि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्यपाल जो है वह विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास करें ताकि केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं उसमें कमी आए। ठीक है। तो बहुत बड़ा रीजन है। शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देश का अभाव है। किस प्रकार से राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करे इसके बारे में कहीं कोई स्पष्ट दिशा निर्देश का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला, मतभेदों को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए कोई ऐसा आवश्यक तंत्र नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने आपसी मतभेद को दूर कर सकें। तो संघर्ष के ये सारे बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय, बम्बई वाद 1994, राज्य सरकार विधानसभा का विश्वास मत खो चुकी है या नहीं,
इस प्रश्न का निर्धारण सदन के पटल पर ही किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है वह एक असाधारण स्थिति के रूप में ही किया जाना चाहिए, नहीं कि राज्यपाल के द्वारा मनमाने तरीके से। अगला रामेश्वर प्रसाद वाद 2006। सरकार बनाने के प्रयास में खरीद फरोख्त या भ्रष्टाचार के निराधार दावों को विधानसभा भंग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के डिसीजन से संबंधित मामला। अगला है नवाम रेबियावाद 2016। यदि सीएम को सदन में बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल के पास सदन की बैठक बुलाने के मामले में कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं की गई है। यह भी गवर्नर की सीमा पर एक प्रकार की अंकुश लगाता है। अब आइए राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जिससे सबसे महत्वपूर्ण सरकारी आयोग, और आपने पढ़ा होगा सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के समय सरकारी आयोग के बारे में। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में सिफारिश देते हुए कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में चीफ मिनिस्टर से परामर्श की प्रक्रिया संविधान में ही निर्धारित होनी चाहिए, यानी कि संविधान में संशोधन के जरिए ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य है। अगला, राज्यपाल को समय से पूर्व अत्यंत तार्किक कारण से ही हटाया जाना चाहिए और अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल को समय सीमा से पूर्व हटाया जाता है तो उसका तार्किक कारण हमें बताना चाहिए। जब तक मंत्रिपरिषद के पास विधानसभा में बहुमत है तब तक राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकती और आर्टिकल 356 का प्रयोग विषम परिस्थिति में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। जब राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हो तो एक अंतिम ऑप्शन के रूप में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए और मनमाने तरीके से विधानसभा को भंग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सरकारी आयोग के द्वारा राज्यपाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश किए गए हैं। अगला है पुंछी आयोग। देखिए, पुंछी आयोग ने जो सिफारिश की उसके तहत उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी कि मनमाने तरीके से केंद्र सरकार राज्यपाल को ना हटाए। अगला, राज्यपाल की पदच्युति के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए और राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों पर 6 महीने के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य कर दिया जाए। अभी हमने बताया ना संघर्ष के कारण में कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधायिका के द्वारा पारित जो कानून है उस पर उसे लागू करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और पुंछी आयोग ने समय सीमा निर्धारित करने के लिए सिफारिश की कि समय सीमा 6 महीने के अंदर उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग। इसने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए और राज्य मंत्रिमंडल के पास विधानसभा का विश्वास मत है या नहीं इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। तो यह भी महत्वपूर्ण, ये 3 हमने समिति की सिफारिश को डिस्कस किया, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यपाल या कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है। अगला आइए प्रत्यायोजित विधान यानी कि प्रदत्त विधान। प्रदत्त विधान का मतलब होता है कि जब विधायिका के द्वारा अपनी विधि निर्माण की शक्ति अन्य किसी संस्था को प्रदान की जाती है तो उसे प्रदत्त विधान के नाम से जाना जाता है। आइए परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून के द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती है। यानी कि अगर उदाहरण के लिए लीजिए कि विधायिका का काम है कानून बनाना और अगर विधायिका कानून ना बनाकर कानून कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाए तो अप्रत्यायोजित विधान कहलाएगी। जैसे अध्यादेश का जो प्रावधान है, अध्यादेश विधायिका के द्वारा तो नहीं बनाए जाते, अध्यादेश किसके द्वारा लाया जाता है? कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा। कैबिनेट मंत्रिमंडल यानी कि क्या? कार्यपालिका। और अगर कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश लाई जाएगी यानी कि यह प्रदत्त विधान या प्रत्यायोजित विधान के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधायिका का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून विधायिका न बनाकर कोई अन्य इकाई बना रही है, जैसे कार्यपालिका बना रही है, तो उसे प्रदत्त विधान कहा जाएगा। और अध्यादेश प्रदत्त विधान का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है। संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्तियां विधायिका को दी गई है, जबकि कार्यपालिका के पास कानून लागू करने की शक्ति है। समय की कमी के कारण विधायिका खुद को नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है, इसीलिए संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को विनियम के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और इसे ही प्रदत्त विधान या प्रत्यायोजित विधान के नाम से जाना जाता है। इसे आप डिफिनीशन को समझने का प्रयास करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा क्यों सामने आई है। ठीक है।
अब आइए प्रदत्त विधान के उद्देश्य को समझिए। प्रदत्त विधान का उद्देश्य है संसद पर दबाव कम करना। आप सभी जानते हैं कि अगर संसद, आप देखते हैं कि 6 महीने पर जो सत्र बुलाए जाते हैं 3-4 महीने पर, तो एक ही सत्र के अंतर्गत लगभग 30, 40, 50 विधेयक पर चर्चा की जाती है। तो अगर प्रभावी चर्चा नहीं हो पा रही है, सदन पर काफी अधिक दबाव है, तो वैसी स्थिति में कार्यपालिका, अगर कानून बनाने की कार्यपालिका को सौंपा जाता है कानून बनाने की शक्ति, तो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि संसद पर दबाव कम आए प्रदत्त विधान के माध्यम से। अगला, यह सरकार को संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना कानून बनाने में सक्षम बनाता है। यानी कि कभी कभी यह होता है कि किसी भी कानून की अति आवश्यकता होती है, और वैसी स्थिति में अगर सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, या फिर एक सदन का सत्र चल रहा हो, मान लेते हैं कि लोकसभा चल रहा हो, राज्यसभा नहीं चल रहा हो, और कानून बनाने के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए, और केवल लोकसभा का सत्र चल रहा हो, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, और ऐसी स्थिति में कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो प्रदत्त विधान का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कभी कभी कानून को पारित होने में लंबा समय लग जाता है, तो वैसी स्थिति में भी अगर नीड हो तो नीड के अकॉर्डिंग प्रदत्त विधान के जरिए कानून बनाया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अधिक जटिल हो रहे आधुनिक प्रशासन को सरल बनाना, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसके मार्ग में भी कई सारी चुनौतियां हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत क्या इस प्रकार की जो प्रावधान है वह बिल्कुल उचित है? तो चिंता के अंतर्गत हम कहेंगे नहीं। प्रदत्त विधान का कॉन्सेप्ट जो है वह लोकतांत्रिक भावना की बिल्कुल विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि विधायिका के काम लोकतंत्र के अंतर्गत विधि निर्माण का दिया गया है, और कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है। और अगर कार्यपालिका विधि बनाएगी, तो आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिका में किस प्रकार के सदस्य होते हैं। एक ही राजनीतिक दल के सदस्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं, या एक ही गठबंधन के सदस्य शामिल होते हैं। तो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह निर्णय की प्रकृति राजनीतिक होती है। और अगर संसद में इस पर संसद कानून कोई बनाती है, तो सभी दल के सदस्य उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो वहां पर दल के बजाय नेशन इंटरेस्ट काम करता है। लेकिन अगर कार्यपालिका के द्वारा कोई विधि बनाई जाएगी, तो नेशन की बजाय वहां पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनका पॉलिटिकल एजेंडा छिपा रहेगा। तो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। अगला, कार्यपालिका के द्वारा शासन की शक्तियों का दुरुपयोग। आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिका मनमाने तरीके से प्रदत्त विधान के माध्यम से कोई भी कानून निर्माण कर सकती है, जो कि लोकतंत्र पर प्रहार का काम करेगा। कार्यों का अति व्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन। कार्यपालिका विधायिका दोनों के बीच इसके कारण टकराव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विधि निर्माण का विधायिका का काम है, और अगर कार्यपालिका उस पर कानून बनाएगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर ओवरलैपिंग की स्थिति होगी। ठीक है। अगला, इससे संबंधित अब कुछ हम लोग डिसीजन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। केरल राज्य विद्युत बोर्ड, इसमें एससी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि प्रत्यायोजित विधान के जरिए संसदीय कानून को प्रत्यास्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक सीमा तक प्रदत्त विधान तो ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद संसदीय कानून को प्रतिस्थापन करने के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं किया जा सकता। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस भारत संघ, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मुझे याद है, अध्यादेश तो हमने बताया, इसके बाद विमुद्रीकरण का लीजिए। विमुद्रीकरण का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? संसद के द्वारा तो लिया नहीं गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा। यह भाषण जब प्रधानमंत्री के द्वारा देश का संबोधन किया जा रहा था, तो विमुद्रीकरण का डिसीजन जो है कैबिनेट के द्वारा लिया गया था। और प्रदत्त विधान का मतलब यह है कि अगर विधायिका कानून न बनाकर कार्यपालिका काम करेगी, तो अब प्रदत्त विधान होगा। ठीक है। तो विमुद्रीकरण पर केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रदत्त विधान की वैधता को यथावत रखा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदत्त विधान वैलिड तो है, लेकिन संसदीय कानून को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से उसे नहीं लाया जाना चाहिए, यानी कि वह भी न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रदत्त विधान शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पढ़ना है। और जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल, उसमें तो एक काफी टॉपिक है प्रदत्त विधान के बारे में, लेकिन आप लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला आइए, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, आप सभी जानते हैं कि संसद सदस्यों को सांसद के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, जिसे संसदीय विशेषाधिकार के रूप में जाना जाता है। संसदीय विशेषाधिकार यानी विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी संरक्षण। इसके तहत सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों को या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर संवैधानिक प्रावधान की चर्चा की जाए, तो संसद सदस्यों को आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार का अधिकार प्रदान है। वहीं
राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आर्टिकल 194 के तहत संसदीय विशेषाधिकार का प्रदान किया गया है। ये दोनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इससे संबंधित एक समिति भी है। लोकसभा में जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। यह पीटी फैक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, विशेषाधिकार का क्या महत्व है? विशेषाधिकार का मतलब होता है कि संसद सदस्यों को सदन के पटल पर किसी भी बात को पूरी आजादी के साथ रखने की उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की वे शब्द का, भाषा का प्रयोग, किसी भी की भी आलोचना वे कर सकते हैं संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत। तो इसका महत्व है कि सांसदों के अधिकार, गरिमा और सम्मान बनाए रखने में मदद करती है, और संसदों और कानून निर्माताओं की अभिव्यक्ति की भी रक्षा करने में सक्षम हुई है विशेषाधिकार जो प्रदान किया गया है उसके कारण। विशेषाधिकार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मतलब हो गया संसद के प्रत्येक सदस्यों का विशेषाधिकार, यानी कि एक व्यक्तिगत सदस्य होने के नाते इसे सदन में अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि सदन के पटल पर किसी भी प्रकार की दस्तावेज, रिपोर्ट हो, उस पर चर्चा की जा सकती है, उसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की संसद सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यह विशेषाधिकार है, व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार। तो इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगर इसकी सीमा को देखा जाए तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग इससे कहीं ना कहीं हो पाता है, तो जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आइए दल बदल रोधी कानून। बहुत महत्वपूर्ण है दल बदल रोधी कानून। हमेशा न्यूज में दल बदल रोधी कानून रहता है। हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में कभी न कभी आप समय अंतराल पर देखेंगे कि एक दल के सदस्य दूसरे दल में शामिल होते रहते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून महत्वपूर्ण है। क्यों आया चर्चा में दल बदल विरोधी कानून? किस समय भारतीय संविधान में इसे प्रतिस्थापित किया गया, उस पर चर्चा करेंगे। तो दौर 1967 से पहले का दौर था जब भारत में दल बदल के लगभग 500 मामले सामने आए थे। तो इसका अध्यापन करने के लिए, इस समस्या के बारे में अध्ययन करने के लिए 1968 ईस्वी में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री वाईबी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य इस समस्या का अध्ययन करना व सुझाव देना था। 1973 ईस्वी में दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए 32वां संविधान संशोधन आया, लेकिन वह संविधान संशोधन अंततः व्यापक हो गया लोकसभा के भंग होते ही। ठीक है, फिर 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन लाया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल विरोधी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया संविधान में। ठीक है, तो दल बदल रोधी कानून क्या है? दल बदल रोधी कानून एक विधायी ढांचा है जिसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव के बाद राजनीतिक दल बदलने या अपने दल के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने से रोकता है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, आप लोग इसे याद कर लें अच्छे तरीके से। दल बदल पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, दल बदल से संबंधित मुद्दे, यह विधायकों या सांसदों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कम हो जाती है। और तीसरा, यह प्रतिनिधित्वात्मक सरकार को कमजोर करता है। अगर दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी एक राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति चुनाव में मतदान के पश्चात जीतता है, विधायक और सांसद बनता है, तो उसकी निष्ठा भी होनी चाहिए कि अगर उस दल के टिकट पर वो विजयी हुए हैं तो दल के प्रति निष्ठा हो और लोगों ने उस दल को पसंद करके उसे वोट किया है, तो जन भावनाओं का भी सम्मान रखना हो, इसीलिए दल बदल विरोधी कानून आया। अगला, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना, यह भी महत्वपूर्ण है। अनियमित चुनाव होने से बचने के लिए दल बदल विरोधी कानून आया, यह भी महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल व नीतियों के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करना, यह भी सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंडा था दल बदल विरोधी कानून लाने के लिए। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? समय समय पर इसमें परिवर्तन की मांग उठी है। क्यों परिवर्तन की मांग की जा रही है, उसके बारे में कुछ संदर्भ को देखते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक दल की कोई जवाबदेही नहीं। अगर सदस्य जो हैं दल बदल करते हैं तो सदस्य पर तो कार्रवाई होती है, क्या राजनीतिक दल पर कार्रवाई इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए? यह सवाल के घेरे में है और इसीलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
अगला विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या है। इसमें विलय के प्रावधान में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी दल के 2/3 सदस्य उसको छोड़ते हैं तो दल का विलय माना जाएगा। तो दल बदल में आधार जो है स्पष्ट कारण को नहीं माना गया आधार, बल्कि सदस्यों की संख्या को आधार माना गया है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अस्थिरता रोकने में असमर्थ है। दल बदल विरोधी कानून के आने के बाद भी कई राज्यों में आप देखेंगे कि दल बदल कानून के जरिए ही सरकारें गिरी है, सरकारें बनाई भी गई है। तो दल बदल रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। दल से निकाले जाने पर भी निर्भरता का नियम लागू नहीं है, इस पर भी विचार होना चाहिए। इसीलिए दल बदल विरोधी कानून में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? समस्या को दूर करने के लिए दल बदल की परिभाषा को सीमित किया जाना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर सदन के पटल पर किसी प्रतिनिधि के द्वारा कोई वक्तव्य दिए जा रहे हो तो उसे दलीय प्रतिनिधि के बजाय एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में, वो एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सेकंड ARC ने सिफारिश की थी कि दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा इसी की सलाह पर प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा तय किया जाना चाहिए। और इससे संबंधित एक मामला है किहोतो होलोहनवाद, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आएगा। यानी कि दल बदल के कारण अगर किसी संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता खतरे में पड़ती है तो वह मनमाने तरीके से अध्यक्ष जो है वह निर्णय नहीं दे सकते। यह निर्णय जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है। तो दल बदल भी शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। देखिए, जब से शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो पॉलिटी में कई सारे ऐसे टॉपिक है जहां से शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं और आपको मेंटली उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए चुनाव टॉपिक। चुनाव जो है, लोकतंत्र में चुनाव की क्या भूमिका है? चुनाव के जरिए आप जानते हैं कि सरकारों का गठन किया जाता है, जनता की इच्छाओं को पूरी की जाती है। हर एक 5 वर्ष के पश्चात सरकार जनता के बीच जाती है और कहती है कि हमने ये काम किया है, अगली बार सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। विपक्षी दलों के द्वारा कुछ वादे किए जाते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार का निर्माण होता है, राजनीतिक दलों की भागीदारी चुनाव में देखने को मिलती है, लोकतंत्र का स्थायित्व रूप प्रदान किया जाता है, सत्ता में बदलाव होते रहता है। बिहार में देखेंगे तो कभी महागठबंधन की सरकार, कभी एनडीए, कभी आरजेडी की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, केंद्र में देखें एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार, हर राज्यों में भी इस प्रकार की सरकार बदलते रहती है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम है, क्योंकि चुनाव के समय जनता से जो भी राजनीतिक दल अपने वादे करते हैं उसको पुराने के लिए सरकार का गठन किया जाता है और उसी के लिए चुनाव का सहारा लिया जाता है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव का वित्त पोषण, इलेक्शन फंडिंग काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव में बाहुबली का प्रयोग, हालांकि अब इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि वहां पर पंचायत चुनाव में भी काफी अधिक हिंसा की घटनाएं सामने आती है। यूपी में भी पिछले बार काफी पंचायत चुनाव में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। तो ये सारे जो है बाहुबल अभी भी समस्या बनी हुई है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां पर सरकारी मशीनरी का प्रयोग भरपूर तरीके से किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं, दुरुपयोग। ठीक है, सांप्रदायिकता, जातिवाद राजनीति का प्राधिकरण, ये सारे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने के उपाय, सुधार। अभी तक क्या क्या चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया है? तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड लाया गया है। आय के स्रोतों की अनिवार्य रूप से घोषणा करने पर बल दिया गया है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मतदान की आयु कम कर दी गई है। पहले 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। वहीं डाक मतपत्र के माध्यम से भी मतदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, नोटे का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐप यहां पर जारी किए गए हैं, उसे भी आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे। जैसे मतदाता ऐप, सी विजिल ऐप, प्रेक्षक ऐप, ये सारे ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग यहां पर किए जा रहे हैं। चुनाव की सुचिता बनाने के लिए दल बदल रोधी कानून, दागी राजनेताओं पर मुकदमा आदि आया। और कोई ऐसा राजनेता जिसे 6 साल या उससे अधिक की सजा मिली हो, तो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो, तो आगामी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर उसे रोक है। सभी को एक समान अवसर प्रदान करना, इसके लिए आदर्श आचार संहिता आया है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है और चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। तो ये सारे इलेक्शन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
अब आइए इलेक्टोरल फंडिंग, चुनावी फंडिंग। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्टोरल फंडिंग, और हमने शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बताया भी था कि इससे संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है इलेक्टोरल फंडिंग से संबंधित। क्यों यह समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है? क्योंकि अब देखेंगे कि वित्त वर्ष 21-22 में इलेक्शन कमीशन की डेटा के अनुसार अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को लगभग 66% चंदे की प्राप्ति हुई है। आप समझिए कि किसी राजनीतिक दल को अगर अज्ञात तरीके से 66-70% अगर उसे अज्ञात स्रोतों से उसे चंदे की प्राप्ति होगी तो यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इलेक्शन के समय आप देखेंगे कि उम्मीदवारों के लिए तो एक निर्धारित कर दी गई है कि इतने लाख रुपए से अधिक आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक दलों पर ऐसा कोई प्रतिबंध अध्यारोपित नहीं की गई है। इसलिए इलेक्टोरल फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव है। और क्रोनी कैपिटलिज्म भी इसका एक महत्वपूर्ण इश्यू है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब राजनीतिक दल प्लस पूंजीपतियों के बीच का गठजोड़। पूंजीपतियों के द्वारा मनमाने तरीके से चंदा ली जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रकार का प्रोजेक्ट आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं यह क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। अब आइए चुनावी बॉन्ड के लाभ है। चुनावी बॉन्ड के कई सारे लाभ भी हैं, जैसे राजनीतिक दलों को अधिक पारदर्शी तरीके से कार्य करने में मदद करता है। चुनावी फंडिंग नकदी को हतोत्साहित करता है। चुनाव बॉन्ड के माध्यम से दान केवल दल के बैंक खाते में दी जा सकती है और इसी को इसका पूरा विवरण दिया जा सकता है। लेकिन गुमनाम स्रोतों से जो प्राप्त चंदा होती है वह निष्पक्ष चुनाव में बाधा है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग की यह काफी बड़ी चुनौती और उसका डिमेरिट है। मतदाता यह नहीं जान पाते हैं कि किस व्यक्ति को किस कंपनी या संगठन ने किस दल को चंदा दिया है। यानी कि कोई जैसे एक पर्सनल, एक आप इंडिविजुअल के रूप में देखेंगे तो आपको यह जानकारी नहीं हो पाएगी कि बीजेपी को किस व्यक्ति ने, किस संगठन ने, किस कंपनी ने कितनी फंडिंग की है, आईएनसी को किसने कितनी फंडिंग की, जेडीयू को किसने फंडिंग किया, या आपको एक नागरिक होने के नाते जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो कि निष्पक्षता को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में विजन आईएएस मेंस 365 की इंडियन पॉलिटी को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हमने हाईलाइट करके पहले ही आपको बता दिया था। एक सिर्फ आप स्थानीय स्वशासन का टॉपिक आप वहां से कवर कर लेंगे, अन्यथा सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और कुछ महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो विजन आईएएस मेंस 365 ऑटोमेटिक आपका कवर हो चुका होगा। यह वीडियो मुझे लगता है कि बीपीएससी की 17वीं मेंस के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है और पॉलिटी के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु का हमने यहाँ पर टच करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह वीडियो काफी अधिक हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। शीघ्र एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।